देखिए बेटा, अपन अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो एंड किया था वो था आपका वेलोसिटी हम लोगों ने देखा था। उसमें मैंने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझाया था आपको। और याद करो, मैंने तुम्हें एक स्लोप का कॉन्सेप्ट दिया था कि एग्जैक्टली स्लोप होता क्या है ना। मैंने बोला था स्लोप क्या था, स्लोप समझाया था, और स्लोप से रिलेट करते हुए मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी जो था वो बेटा स्लोप ऑफ कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता था, वहीं पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता था। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अब किसी भी बच्चे को यदि वो डाउट है ना थोड़ा सा भी, वो इस लेक्चर में फिर से रिपीट कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट वही उसी चीज़ को फिर से यूज़ करने वाला हूँ और आपको बाकायदा एक मेथड बताने वाला हूँ, एक अप्रोच बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको ग्राफ को डील करना होता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझना, आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं और इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत यूज़ में आएंगी। तो ज़रा ध्यान से देखना और पेशेंस रखना, ध्यान देना बेटा। हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है वेलोसिटी, हम लोगों ने कवर किया था। अब हम जा रहे हैं एक्सेलरेशन पे। यार एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा इसमें भी, क्यों? क्योंकि आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बस हम फॉर्मूला देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे ना एग्जैक्टली कैसे। हमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं यार, ठीक है। जब भी हम एक्सेलरेशन की बात बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं? एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिफाइन किया हुआ है। अब जरा ध्यान से समझना इसका फॉर्मूला क्या है। अब जरा एक चीज़ देखना, ध्यान से समझना बेटा। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा ना उसको थोड़ा सा रिलेट करना लास्ट वाली क्लास से, मतलब जहाँ पर हमने वेलोसिटी पढ़ा था, तो वेलोसिटी और इसको आपस में रिलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि एक जैसा ही बनेगा सब कुछ। तो ध्यान देना, आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मीनिंग क्या होता था याद है? देखो जैसे हम लोग बोलते थे एक पोजीशन हमने ली सर ए, एक पोजीशन हमने ली बी। अब ए से बी तक हम यदि लेकर के जाएं, मान लीजिए ए पर जो टाइम था वो हमारा कौन सा था सर? इनिशियल टाइम एट t1। इनिशियली t1 टाइम पे मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, या अच्छा जब हम वेलोसिटी डिफाइन करते थे तब हम उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहे थे, याद है? लास्ट लेक्चर देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा बेटा। जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखना मुझसे लिंक लेकर के। तो ये इनिशियली t1 टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v1। फाइनली जो है पार्टिकल वो मूव किया और मूव करके कहाँ पहुँच गया बेटा? b पॉइंट पे। तो मैंने बोला फाइनल टाइम, एट फाइनल टाइम t2 टाइम पे जा करके उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई है v2। तो फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। अब जरा देखो, अब मेरे को क्या करना था? मैंने यहाँ पे बोला रेट ऑफ चेंज। बेटा रेट कभी भी बोले, रेट का मतलब ही क्या होता है? कभी भी ध्यान से समझिएगा, रेट का मीनिंग होता है हमारे पास कि टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे चीज़ को कंपेयर करते हैं। तो वो हमेशा फॉर्मूला कैसा बनता है? डिवाइड में। आपको पता है मैंने पहले लेक्चर्स में। अब सुनो, हम यहाँ से बस लिखने जाएं तो मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसा लिखते थे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम में चेंज के साथ वेलोसिटी में किस स्पीड से चेंज हो रहा है। ध्यान से समझना, वेलोसिटी किस स्पीड से चेंज हो रही है। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि समझना चाहो, मान लीजिए मैंने बोला दो गाड़ियाँ हैं, दोनों कार हैं ए और बी, है ना। अब ए और बी दोनों कार आपके पास दी हुई हैं, टाइम 0 से स्टार्ट हुए या जो भी टाइम है। मैंने बोला 1 सेकेंड में इसकी, मान लीजिए अभी दोनों की वेलोसिटी 50-50 है ना, 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला 1 मिनट के बाद, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में ये 50 से 90 पहुंच गया और 1 मिनट में ये 50 से 120 पहुंच गया। तो अब मैं बोलता हूँ कि देखो दोनों टाइम पे टाइम तो सेम है, लेकिन किसकी स्पीड ज़्यादा है? किस चीज़ की स्पीड? वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने की स्पीड किसकी ज़्यादा है? मतलब देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी किसकी फास्ट इंक्रीज़ हो रही है। तो जिसकी वेलोसिटी में फास्ट चेंजेस आएंगे, जितना ज़्यादा फास्ट चेंज होगा उसका एक्सेलरेशन उतना हाई होगा। तो हम लोग बोलते हैं बेटा ये दोनों 50 पे थे और दोनों को 1 मिनट का ही टाइम दिया, लेकिन एक 50 से 120 हो गया और एक 50 से 90 हुआ। तो इसके में कितना चेंज आ रहा है? 40 का, और इसके में कितना चेंज आ रहा है? 70 का। तो हम लोग बोलेंगे सेम टाइम इंटरवल में जिसमें ज़्यादा चेंज होगा वो उतना ज़्यादा एक्सेलरेटेड बॉडी है, ठीक है। तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगली बार में हम ऐसा भी बोल सकते थे कि मान लीजिए 120 पे ये 90 पे, देखना ध्यान से, ये 190 पे ये 120 पे। अब मैंने क्या बोला, ये 120 से 140 हो गया अगले 1 मिनट में, और ये 90 से 120 हो गया। तो अब किसका चेंज ज़्यादा हुआ? तो मैं बोलूँगा इस वाले का। क्यों? क्योंकि ये 90 से 120 हो रहा है, मतलब 1 मिनट में 30
वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और यहाँ पर 1 मिनट में 20 का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम लोग बोलते हैं बेटा जितना ज़्यादा फास्ट चेंजेस होगा ना, जितना ज़्यादा फास्ट वेलोसिटी चेंज होती है उतना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन को आप लिखते समय हमेशा याद रखिएगा कैसे लिखना है हमें, v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बेटा, फिर आप लिख लीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक, ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। ठीक, अब देखो ध्यान से, चेंज इन इंटरवल, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने सिंपली लिखा है इसे v2 माइनस v1, और टाइम को हमने लिखा t2 माइनस t1। तो ये आपके लिए एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे बता दो क्या इतना बेसिक सा याद हुआ? याद क्या मतलब समझ में आया आपको? जो पहले पढ़ा था 9th में पढ़ा हुआ है आपने, जल्दी बताओ। आइए, अब मैं ये बोला एक्सेलरेशन ए जो है वो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 हुआ था। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला तो दे दिया। ठीक है, अब हम अगला क्या करने जा रहे हैं वो देखो ध्यान से। ये होता था आपका एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कोई बोले, या फिर सिंपली हम एक्सेलरेशन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा बात आई, देखो ध्यान से समझ लेना और उस चीज़ को क्लियर करना क्योंकि मैं उसको बताने वाला हूँ। अगला जो केस आया मेरे पास वो कौन है मालूम है? इंस्टेंटेनियस। अच्छा देखो, इसी में एक और चीज़ देखिए, ये एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन कैसे होता है? यहाँ पे 2 टाइप के बेटा, यदि देखा जाए तो एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा कैसे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 यदि मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। यदि मान लीजिए मैंने बोला कभी फर्स्ट केस में इफ़ v2 इज़ ग्रेटर देन v1, बेटा v2 यदि ग्रेटर देन v1 हो, v2 का मतलब क्या है? देखो मैं बोलता हूँ फाइनल वेलोसिटी यदि ज़्यादा है किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। अब यदि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो v2 की वैल्यू ज़्यादा है, v1 छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो उस कंडीशन में मैं बोलता हूँ सर एक्सेलरेशन मेरे लिए कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन में काउंट करते हैं। इसका मतलब है कि देखो आपकी गाड़ी आगे जा रही है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि v2 ग्रेटर देन v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल से। लेकिन दूसरा केस देखो, दूसरा वाला भी केस आता है और वहाँ पर हमें लगाना भी होता है v2 माइनस v1। जैसे सपोज करो आप एक बाइक चला रहे हो, है ना, या कार चला रहे हो। आप कार चला रहे हो और कार चलाते चलाते आपकी स्पीड 100 पे है। आप 100 पे जाकर के जैसे ही ब्रेक लगाते हो, ध्यान से सोचिएगा, 100 पे जाते ही जैसे ब्रेक लगाते हो तो वो ब्रेक वाला टाइम देखो कि जब आपने ब्रेक लगाया वो टाइम आपका 0 है, उस समय आपकी वेलोसिटी 100 की है। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो अब ब्रेक क्या करता है? आपकी गाड़ी की स्पीड को कम करता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कम करेगा, कुछ पर्टिकुलर कम कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी सोचो कौन सी वाली होगी? जब तुमने ब्रेक लगाया था। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी? जब तुमने ब्रेक लगाया था, मतलब t = 0। और फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? जब वो गाड़ी रुक जाएगी। तो फाइनली यदि देखा जाए, यदि मान लीजिए पूरा रोक ही दिया आपने गाड़ी को, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 100। आप चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल करके तो क्या निकलेगा बेटा? 0 माइनस 100, तो -100 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ रहा होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है? नेगेटिव। तो देखिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि सेकेंड केस आप ये बोल सकते हो कि इफ़ v2 लेस देन v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो लेस देन है इनिशियल वेलोसिटी से। इसका मतलब गाड़ी स्टॉप होने वाली है, और गाड़ी यदि स्टॉप होने वाली है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इस समय पर एक्सेलरेशन आपका कैसा आएगा बेटा? तो मैं बोलूँगा नेगेटिव। अब क्यों बोल रहा हूँ नेगेटिव? देखो यदि v2 छोटा है क्योंकि फाइनल वाला वेलोसिटी कम आ रही है, v1 बड़ा है इनिशियल वाला, डिफरेंस निकालेंगे, छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो मैंने बोला नेगेटिव आ गया। अच्छा, किस बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर t2 माइनस t1 को तो सोच ही नहीं रहे हो आप, t2 माइनस t1। बेटा t2 माइनस t1 इसलिए नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि ये इंटरवल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। t1 मतलब इनिशियल टाइम, t2 मतलब फाइनल टाइम। अब बेटा भले से हमने 0 पर लगाया, t = 0 पे लगाया, और गाड़ी की स्पीड अब कम हो रही है, लेकिन टाइम 10 सेकेंड ले लिया, तो इनिशियल टाइम तो 0 ही रहेगा और फाइनल टाइम तो 10 ही रहेगा ना। मतलब देखो टाइम तो बढ़ता ही है ना, सिर्फ टाइम कम कहाँ होता है? हम लोग बोलते हैं ना टाइम सिर्फ आगे बढ़ता है, वो कभी रिटर्न नहीं आता। तो टाइम आगे बढ़ता है ना, तो टाइम की वैल्यू कभी भी, ये डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप फ्री हो कि ये तो पॉजिटिव ही है, तो ऊपर वाला यदि पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा। और ये जब नेगेटिव वाला केस होता है तो याद करिए बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डी एक्सेलरेशन। ठीक, इसी को ही हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है? जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए। तो 2 टाइप के एक्सेलरेशन है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलेगा। अब सुनो ध्यान से, ये समझाने के बाद
अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखने के लिए जा रहा हूँ जो मैं कल से रिलेट करने वाला हूँ, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था सब लोगों ने उनके क्लास से, ठीक है, ध्यान देना। वो है, ध्यान से समझिएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको, उससे पहले बेटा आप एक चीज़ देख लो, इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। देखिए तो बेटा इसका यूनिट क्या आएगा, ख़त्म करते हैं इसको। एक्सेलरेशन है तो ऊपर क्या आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, देखो एक सेशन प्ले हम ऐसा बोलते हैं, यदि डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट निकालना है तो मैं बोलता हूँ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। कब तक तोड़ते जाओ, जब तक वो मास, लेंथ और टाइम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सबने पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन MLT में। तो देखो हमने क्या बोला, हमने बोला ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल। एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी को ब्रेक किया तो वेलोसिटी को मैंने लिखा सर, वेलोसिटी खुद अपने आप में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, और ये एक और टाइम है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही होगी मुझे बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे क्या है L, टाइम के प्लेस पे क्या है T2। तो यदि मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊँ तो ये बनेगा LT-2। तो LT-2 जो होता है ना बेटा, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है। आप सिंपली बोलना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं M0 LT-2। अब देखो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, इसका यूनिट, सॉरी बेटा मैंने यहाँ लिख के रखा है, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब यूनिट की बात करो, यूनिट भी यहीं से निकल जाएगा बेटा। यहाँ आपने वेलोसिटी को ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम स्क्वायर हुआ। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो सर, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में बोला जाए तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। एक होता है ये MKS में या SI में, और ये होता है CGS में। बस ये इतना सा बेसिक सा नॉलेज था, ठीक है। तो इतना सा बेसिक नॉलेज आप इतना सा याद रखिए इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मेनली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, मुझे स्पेस भी मिल जाएगा पूरा इसके लिए। बोलो बेटा यहाँ तक में कोई डाउट है फाइनली? बस अब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझा रहा हूँ, देन ग्राफ पे जा रहा हूँ मैं, उसके बाद वापस ग्राफ पे जा रहा हूँ। क्लियर है? अरे बाप रे, हाँ जी, अब आ जाइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, ठीक है बेटा। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है समझो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मीनिंग समझना। एक्सेलरेशन एट अ इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाकर के यदि मैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब एक पॉइंट पे, तब मैं बोलता हूँ कि वो मेरे लिए क्या हो जाता है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो जरा देखो मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं ग्राफ से ही समझाता हूँ आज, फिर फॉर्मूला पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, पहले अपन देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, और उसी से वो कन्वर्ट कर करके मैं इसको लेकर के आता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहाँ से समझाने जाऊँ, इधर समझाता हूँ। पहले देखो, ध्यान देना बेटा सब लोग, ग्राफ को समझने की कोशिश किया करो यार। क्यों? क्योंकि पता है ग्राफ से बहुत पाला पड़ेगा, और मैथ्स वाले बच्चे हो, जेई वाले हो, तो मैथ्स वालों का तो मैं बोलता हूँ ग्राफ को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखो ना कि हर प्रॉब्लम को ग्राफ से निकाल दो। यदि तुमने प्रॉब्लम को ग्राफ से निकालना सीख लिया ना, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत सेकेंड में ख़त्म करके निकलोगे। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमने लिया वेलोसिटी, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा है बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यदि मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ तो ध्यान से समझना, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला मान लीजिए इनिशियली टाइम t1 था सर, और t1 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रही होगी इसकी, तो मैंने बोला सर v1 वेलोसिटी है, तो चलो मैंने इसको v1 बोला, ठीक है। चलिए, तो मैंने इस पॉइंट को क्या ले लिया बेटा, a, तो मैंने बोला t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v1 है। अब हमने बोला कि वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा कहीं ना कहीं, कैसे भी जा रहा होगा, ठीक है। अब सुनो, यदि मैं बोलता हूँ कि अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से घूम रहा है, घूमने दे बेटा, घूम करके मान लो वो यहाँ पहुँचा, ये फाइनल टाइम था, ठीक है बेटा, ये मेरा फाइनल टाइम है।
अब इस फाइनल टाइम t2 पर जा कर के मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा इस t2 टाइम पे जा कर के इसकी वेलोसिटी मेरे लिए कितनी हो गई है v2, ठीक है। अब देखना ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि इनिशियली t1 टाइम पे पार्टिकल v1 वेलोसिटी पे था, t2 टाइम पे फाइनली उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। अब ज़रा देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये b पॉइंट है। मैंने आपसे क्या बोला था, जो बच्चे नए हैं बेटा थोड़ा सा फोकस करिएगा। हमने ये बोला था कि जब आप एवरेज एक्सेलेरेशन को बताने के लिए जाते हो, एवरेज एक्सेलेरेशन को बताने जाते हो, तो एवरेज एक्सेलेरेशन के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि आपके पास एक टाइम इंटरवल दिया रहता है, t1 से t2 तक जाना है, तो हम t1 से t2 तक गए, मतलब इस पूरी जर्नी को ऑब्जर्व करना है। तो जब आप यहाँ पे निकालने के लिए जाओगे तो आप क्या करते हो मालूम है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज वाली चीज़ को, तो वो कॉर्ड से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि देखो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है बेटा a, फाइनल पॉइंट कौन सा है b। तो मैंने बोला a से b तक जा रहे हैं, चलो भाई मैं चला गया, मैंने बोला a से b तक आप पूरा गए तो a से b को ज्वाइन करो। आप जैसे ही a से b को ज्वाइन करेंगे ना, तो जो आपको लाइन मिल रहा है, क्या इसको मैं ए बी कॉर्ड बोल सकता हूँ? बिल्कुल। कॉर्ड क्या होता है, जो दो पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, तो उनको ज्वाइन करने से जो लाइन मिलती है वो कॉर्ड है। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये मेरे लिए कॉर्ड निकला सर, ठीक है सर। अब कॉर्ड देखो, ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। अरे ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हर कॉर्ड का अपना एक क्या होता है, स्लोप, मतलब हर लाइन का अपना एक स्लोप है। तो हमने क्या किया वो देखो ध्यान से, हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया। यदि मैं इसे पीछे एक्सटेंड करने के लिए जाऊँ इस तरीके से, ठीक है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही एक्सेस को, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर भी उसने एक्सेस को कट किया, आप ऐसा सोचिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमने स्लोप को डिफाइन किया था। स्लोप क्या होता था स्ट्रेट लाइन का, तो मैंने बोला था स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा, हमने बोला था कि कोई भी लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करती है ना, वहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल देखो, तो एक्स एक्सिस किसका आती है, कितना एंगल बना रही है बेटा, तो हमने बोला थीटा एंगल सर, ये थीटा एंगल है। तो जो थीटा एंगल बनाती है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे मालूम है कि इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, ध्यान से देखिएगा बेटा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी है ना, ए बी देखो यार, ए बी खुद ही लाइन है ना, वही लाइन पीछे एक्सटेंड हो करके आई है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी यदि मैं निकालने जाऊँ, ए बी कॉर्ड का स्लोप निकालने के लिए जाऊँ, तो मैं बोलता हूँ किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। यदि ये थीटा एंगल पता हो तो हम उसके लिए टेन थीटा निकालेंगे तो वो स्लोप निकलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला चलो सर ये मेरे लिए स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है, ठीक है, बाद में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे मैथ्स में। अब सुनो, मैंने बोला स्लोप ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, टेन थीटा। अब जरा समझना, यदि मैं इसको टेन थीटा बोल रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इसको निकालें कहीं किसी तरीके से। तो देखो मैं निकालने का तरीका भी समझा रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में क्या था, सेम वही चीज़। आपको ये थीटा निकालना है, टेन थीटा, मुझे ये निकालते नहीं आएगा यहाँ से कि कोई भी चीज़ कहाँ दिया हुआ है अच्छे से। मैंने एक लॉजिक लगाया, मैंने क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन किया एक छोटा सा, कि ए पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दीजिए बेटा, ऐसा चलेगा। अब ये कहीं ना कहीं तो कट कर रहा होगा, मान लीजिए ये सी पॉइंट पे कट किया, तो ज़रा एक चीज़ बताओ, ये लाइन और एक्स एक्सेस और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। और ये लाइन जो है एक ब्लैक वाली बनाई थी मैंने कॉर्ड वाली, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों पॉइंट पे कट कर रही है दोनों लाइन को। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये एंगल भी सर थीटा ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अच्छा सुनो, जब दोनों एंगल सेम है, मान लो 30 है तो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ भी 30 है। अब 10-30 मैं यहाँ से निकालूँ या यहाँ से निकालूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, सेम ही आएगा। तो मैं इस ट्राइंगल में जा करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो मैंने इसमें टेन थीटा की वैल्यू निकाली, तो टेन थीटा मेरे लिए क्या होता है, याद है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा ए सी बी। परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए, बी सी, अपॉन बेस क्या हो गया बेटा, ए सी। तो मैंने लिखा बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी अपॉन ए सी जैसे ही मैंने कर दिया, तो बी सी मतलब परपेंडिकुलर। अब जरा बताओ बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी तरीके से, आसानी से, कैसे, देखो ये V1 था ना, मतलब एक्चुअली ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारे लिए V1 आया होगा सर, है ना, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, और V2 यहाँ है। तो यहाँ से मैं यदि देखने जाऊँ तो मैं इसको बोलूँगा कि सर ये मेरे लिए V2 आ गया, ठीक है। चलो अब ये V2 V1 है, तो ये बीच वाला गैप बताओ, ये गैप कितना होगा, ये चीज़, और ये चीज़ कितनी आएगी जब मैं V2 में से V1 को माइनस कर दूँ। तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया V2 माइनस V1, आप सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये लेंथ आ गई आपके पास सर V2 माइनस V1। अब सुनो, टाइम की बात करो, ये T1 है, T1 टाइम का मीनिंग जानते हो, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और ये T2 टाइम है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो मुझे बताओ ये गैप कितना आएगा, T2 माइनस T1, है ना। तो सिंपल सा इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये निकलेगा
T2 माइनस T1 और यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया ऐसा पूरा, ठीक। अब सुनो, जैसे ही तुमने ये पूरा कन्वर्ट किया, अब बताओ मुझे BC की वैल्यू क्या आ रही है, V2 माइनस V1, और ये क्या आ रहा है, T2 माइनस T1। और इसी चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ, मैंने बोला था स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, और इसी चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, मैं बोल सकता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस V1। ठीक, अभी जो पढ़ा था हमने, तो हमने बोला V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, और ये एवरेज एक्सेलरेशन आपको स्लोप ऑफ कॉर्ड से निकलता है। तो उसको यदि ज्योमेट्रिकली मैं रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊँ तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करके समझा सकता हूँ कि यार ये दोनों चीज़ें आपस में एक ही हैं। मतलब सुनो मेरी बात, आपको कभी भी एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, और दूसरी चीज़ क्या, आप उसे स्लोप ऑफ कॉर्ड के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। आपको लगेगा कि सर कैसे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि कॉर्ड के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा ना, तो आपको समझाऊंगा कि इस थीटे का यूज़ कैसे करना है आपको। तो मैं अभी आपको करवाना सिखाता हूँ थोड़े से उसमें। पहले तो मुझे बताओ कि आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि अभी जो हमने एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कॉर्ड को, ठीक। आपको यदि ये चीज़ समझ में आया तो मैं अब इसी चीज़ को मैं पहले ग्राफिकली यहाँ पे समझाऊंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, देन अपन उसका फॉर्मूला बना करके आपको ला करके देते हैं। देन आप मुझे बताओ पहले आपको क्लियर है क्या ये?